हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका multimedia.com सोसाइटी में। और मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले सीखेंगे वर्णमाला, क्योंकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत हिंदी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत हमारे पास क्या चीज़ आती है? सबसे पहले बात करते हैं जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी के अंदर कुल 45 वर्ण होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उच्चारण और लेखन, उच्चारण और लेखन। उच्चारण की बात करता हूँ तो उच्चारण का अर्थ होता है कि जो चीज़ें सिर्फ बोली जा सकती है, लेकिन लेखन के आधार का मतलब होता है कि बोलने के अतिरिक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोली जाती हैं लेकिन लिखी भी जाती है या जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण हैं, जिसके अंदर 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर वर्णों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि वर्णों की कुल संख्या 52 हो जाती है, जिसके अंतर्गत स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, 35 व्यंजन हो जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं इनको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है इसमें जो कि शब्द आ रहा है स्वर। तो स्वर अपने आप में क्या है? स्वर अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन इनको भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्वर यहाँ पर एक डिफाइन कर देता हूँ कि स्वरों की संख्या 13 किस प्रकार से मानी गई है। तो मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये आपके स्वर हैं जिनकी संख्या मैंने बताई है 13 है। लेकिन आप देखिए, मैंने कुछ चीजें आपको गोले में ये दिखा रहा हूं। ये स्वर इनका उच्चारण नहीं होता बल्कि ये सिर्फ लिखे जाते हैं। अर्थात लिखने के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो पूरे वर्णों की संख्या 13 मानी गई, यानी कि जो मैंने गोले बनाए हैं इनको भी काउंट किया जाएगा। लेकिन उच्चारण के आधार पर इनको 10 माना गया है, यानी कि जो गोले बनाए गए हैं ये वाले वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता, इनका मात्राओं के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व की स्वर की अगर मैं बात करता हूं तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम का मतलब बहुत कम समय लगता है, वह स्वर आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, तो ये आपके क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। लेकिन दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम ध्वनि या किसी व्यक्ति को संबोधन या नाम लेकर के दूर से पुकारना, जिसमें समय बहुत अधिक लगता है। तो ये हमारे होते हैं स्वर। लेकिन अगर मैं व्यंजन की बात करता हूं तो व्यंजन क्या होता है? पहले व्यंजन को परिभाषित करते हैं हम लोग। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहा गया कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि स्वर की आती है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। छोटा सा एक मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। यदि मैं का शब्द का या का वर्ण का उच्चारण करता हूं तो का अपने आप में क्या है? एक वर्ण व्यंजन है। लेकिन का वर्ण का उच्चारण करते समय जो ध्वनि आती है वो ध्वनि आपकी किसमें है? अ में। इसीलिए कहा गया है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या जैसा कि बताया गया कि 35 होती है, लेकिन इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। परंपरागत रूप से यदि इस व्यंजन की संख्या पूछी गई है तो इनकी संख्या 33 होती है। लेकिन इसमें 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं, जो ड और ढ, यानी कि ड और ढ के नीचे तल बिंदु लगने से ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन में जुड़ जाते हैं और इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजन वर्ग की बात करते हो तो हमारे पास का वर्ग का व्यंजन है, चा वर्ग का व्यंजन है, टा वर्ग का है, ता वर्ग का है, पा वर्ग का।
लेकिन कुछ इसके अंतर्गत हमारे पास अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, कुछ ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं तो व्यंजन के भी हम 4 प्रकार से हम व्यंजन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से होते हुए मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकले। विभिन्न भाग का मतलब हमारे मुख के विभिन्न भाग क्या हो गए? जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, दांत हो गया, होंठ हो गया, यानी हवा इनको स्पर्श करते हुए निकले तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यदि मैं पा व्यंजन को उच्चारण या उच्चारित करता हूं तो पा वर्ग का उच्चारण करते समय, पा वर्ण का उच्चारण करते समय जो वायु है वो होठों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, यानी कि इसमें होठ बंद होते हैं तो वो आपका क्या हो गया? औष्ठ्य व्यंजन हो गया। दंत्य व्यंजन की अगर मैं बात करूं, ता यदि मैं बात करूं तो ता वर्ग का या ता वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ या वायु हमारे दांतों को स्पर्श करती है तो वो दंत्य व्यंजन हो गए। इसी प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन, पारंपरिक वर्णमाला के बीच में जो व्यंजन होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है क्योंकि इनका स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म और संघर्षी, संघर्षी का मतलब होता है घर्षण उत्पन्न करना, और घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्म या ऊष्मी कहते हैं। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में जब घर्षण उत्पन्न होता है या ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से उच्छित व्यंजन होते हैं। उच्छित व्यंजन का मतलब ये होता है, सीधा सा हम कह सकते हैं कि डा और डा जो द्विगुण व्यंजन होते हैं वो उच्छित व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि तल बिंदु वाले डा और डा। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? उच्छित व्यंजन कहलाते हैं। अगर मैं संयुक्त, देखिए यहाँ पर आपका अंतःस्थ व्यंजन ये आपको समझ में आ गया और ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर डिफाइन किया गया कि कौन सा ऊष्म संघर्षी व्यंजन होगा, कौन सा अंतःस्थ व्यंजन होगा। लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन की बात करता हूँ तो कुछ लोगों का मानना यह है कि संयुक्त व्यंजन होते क्या है, क्यों उनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। भाई संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अक्षय होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्रा होता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जो किन्हीं दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगर मैं बात करता हूं अक्षर, तो अक्षर किन वर्णों के संयोग से बना है? तो का के साथ श यानी कि पीठ पटाश यदि मैं जोड़ता हूं तो ये आपका क्या कहलाता है? अक्षय कहलाता है। इसी तरह से ता के साथ र, आप ध्यान दीजिएगा ये इसी तरह से नहीं बन जाते कि ता और र, क्योंकि इनके नीचे हलंत लगता है, यानी कि हलंत लगने से इनका उच्चारण आधा हो जाता है। इसी वजह से इनको क्या कहा गया है? ता और रा कहा गया। हलंत लगने से ये अपने आप में यहाँ देखिएगा त्र बन जाता है। इसी तरह अगर अज्ञा की बात करता हूं तो ज और या मिलकर अज्ञा बनाते हैं और श और र मिलकर आपका श्र बनाता है। तो इसी प्रकार से जो दो वर्णों के संयोग से जो वर्ण बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारी वर्णमाला क्या होती है, वर्णों से संबंधित जो भी आपका विवरण होता है वो एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो भी हमारा आगे का जो सिलेबस होगा वो यहीं से शुरू होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।